नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने नए नियमों के तहत डॉक्टर्स को अब प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाएं लिखने की बात कही है। यानी कि डॉक्टर्स पर्चे पर केवल दवा का केमिकल कंपोजिशन ही लिखेंगे, न कि किसी ब्रांड का नाम। और बात अगर नहीं मानी गई तो एनएमसी ने कार्रवाई की बात भी कही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जेनेरिक दवाओं के से जुड़े हुए इन दिशा निर्देशों में, इन गाइडलाइंस में एनएमसी की कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं। साथ ही जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर, क्योंकि डॉक्टर्स से जब भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे हैं। तो जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी क्या वाकई में उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और अगर लगा हुआ है उनकी क्वालिटी ठीक करने में क्या कुछ और करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सस्ता इलाज करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। पहले सरकार ने जरूरी दवाओं को सस्ता करने की पहल की, फिर नकली दवाओं पर रोकथाम के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान किया, और अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया है। एनएमसी के जारी नियमों में कहा गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती हैं। ऐसे में जेनेरिक के चलन के बढ़ने से सबसे अधिक फायदा उन गरीब गुरुओं के परिवारों को होगा जो महंगे इलाज के बोझ तले दब जाते हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, या इलाज के दौरान उन्हें घर द्वार तक बेचना पड़ जाता है। फिलहाल तो ब्रांडेड दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों को अपनी आदत बदलनी होगी। जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एनएमसी ने साफ किया है कि नए नियम के उल्लंघन पर डॉक्टर का लाइसेंस एक तय समय तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। पहले जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के अंतर को समझते हैं। दरअसल जेनेरिक दवाएं उन्हें कहते हैं जिनका कोई अपना ब्रांड नाम नहीं होता है, वह अपने सॉल्ट नेम से मार्केट में बेची और पहचानी जाती है। जेनेरिक दवाओं में भी वही सॉल्ट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है। तो फिर ये सस्ती कैसे होती है, तो इसे भी समझते हैं। दरअसल जेनेरिक दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई खर्च नहीं किया गया होता है। जब ब्रांडेड दवाओं का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसी फार्मूले और सॉल्ट का इस्तेमाल कर दवा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने लगती हैं। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले कई गुना सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 महीने पहले जून में ही राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश जारी किया था। एनएमसी के नए नियमों के तहत डॉक्टर साफ अक्षरों में पर्ची लिखेंगे, और गलती से बचने के लिए इसे बड़े अक्षरों में दवा का कंपोजिशन लिखना होगा। जहां तक संभव हो पर्ची प्रिंटेड हो तो और बेहतर होगा। ऐसे में दवा पढ़ने की गलतियों की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। कई बार डॉक्टर अनावश्यक दवाएं भी लिख देते हैं। ऐसे में एनएमसी ने साफ किया है कि डॉक्टरों को अनावश्यक दवा लिखने से बचना चाहिए और केवल तर्कसंगत दवाएं ही लिखनी चाहिए। दवा उत्पादन के मामले में भारत की ग्लोबल रैंक भले ही 3 है, लेकिन दुनिया भर को जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने में भारत पहले नंबर पर है। कुल ग्लोबल जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में भारत का 20% का योगदान है। लेकिन हम अपने मकसद में तब और कामयाब होंगे जब हम क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन के उत्पादन पर 100% खरा उतरेंगे, गुणवत्ता के सभी मानकों को पूरा करेंगे और हाइजीन पर फोकस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं IAPSM यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाबड़े, प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दाबड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये कितनी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको लग रही हैं, और एक आम आदमी के जीवन में जेनेरिक मेडिसिन्स का क्या महत्व है, इस पर सरकार ने भी पहले कुछ टीका टिप्पणियां की हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा अफोर्डेबल मेडिकल केयर के दिशा में
कि अब सारे डॉक्टर्स को सिर्फ जेनरिक मेडिसिन दवाएं प्रिस्क्राइब करने की सलाह दी गई है? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। वेलकम। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल केयर को, बट साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना चाहिए कि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें। कॉस्ट एक कंसिडरेशन है जो कि मेजर कंसिडरेशन है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि हमें देखना चाहिए। एट द सेम टाइम कहना की बात करते हैं, जब हम पेटेंट्स की बात करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हमारे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स हमारी एक दिन में नहीं आती हैं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी डेवलप होती हैं, और वो डिपेंड ऑल्सो इस पे करते हैं कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो धीरे धीरे ये हैबिट्स में कन्वर्ट होती चल जाती है। अब जैसे कि हमने अब प्रयोग शुरू किया है कि हमने सरकारी अस्पतालों में और डिस्पेंसरीज में जेनरिक ड्रग्स का हमने बेसिकली जो उनका प्रयोग शुरू किया है, तो ये देखा गया कि पेशेंट्स डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहे हैं, पर साथ ही साथ में उनका कॉस्ट कंसिडरेशन भी बहुत कम हुआ है। तो इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे हमें देखना चाहिए कि हम इमीडिएटली पहले तो प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स हम देखें डॉक्टर्स की, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखें कि उनका रैशनल प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, परंतु प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हमारा ज्यादातर नहीं होता करके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जहां अपने तरफ कॉस्ट एक कंसिडरेशन है, क्वालिटी ऑफ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए ताकि बेसिकली एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ केयर बढ़ सके। एब्सोल्युटली। डॉक्टर अग्रवाल, अब इसमें इन गाइडलाइंस में 3 पहलू हैं जो डॉक्टर्स को एक तरह से सलाह या हिदायत दी गई है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से कहा गया है कि आप एक तो जेनरिक मेडिसिन की प्रैक्टिस को अमल में लाइए, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैम ने भी कहा कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हो, अनाप शनाप ना हो, अतिरिक्त या अनावश्यक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन ना हो, और तीसरा, साफ सुथरी राइटिंग में लिखा हुआ हो, या फिर अगर हो सके तो प्रिंटेड फॉर्म में हो, ताकि साफ सुथरा वो नाम लिखा हुआ हो, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो। ये तीनों चीजें, मैं इसे जस्ट मान रहा हूं इन गाइडलाइंस का, ये आपकी नजर में कितनी इंपॉर्टेंट है और इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? जैसा डॉक्टर गर्ग ने कहा, ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है और डेफिनेटली हेल्थ केयर अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसमें 2-3 बिंदु हैं। जहाँ तक ये 2 पॉइंट हैं, एलिजिबल लैंग्वेज में होना चाहिए, राशनल होना चाहिए, ये सालों से ये MCI की गाइडलाइन में भी था और डॉक्टर्स बाई एंड लार्ज इसे फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये जेनरिक मेडिसिन की बाध्यता पे बात कही है, उसमें मेरे 2 पॉइंट हैं। नंबर 1, जेनरिक मेडिसिन का क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि उनका, जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। अगर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन होंगी विद द रिसर्च एंड विद द स्टडीज़, यस इनकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी प्रॉपर है जितनी चाहिए, तो किसी को कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जेनरिक मेडिसिन ही दिखनी है तो फिर हम जो ब्रांडेड मेडिसिन है ये क्यों बना रहे हैं देश में? क्योंकि एज पर लॉ कोई भी मेडिसिन है वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ली जा सकती। तो अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जेनरिक मेडिसिन आएगी तो ब्रांडेड को हमें बंद करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो कॉस्ट कम करने की बात है, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन MRP जो है वो सरकार डिसाइड करती है दवाइयों की। सरकार चाहे तो कंपनियों से कह सकती है कि आप एक ही मॉलिक्यूल को बनाइए। अभी क्या हो रहा है, एक ही कंपनी 3 तरह के मॉलिक्यूल दवाइयाँ बनाती है, ब्रांडेड जेनरिक और जेनरिक, और तीनों के रेट अलग अलग होते हैं। अगर सरकार चाहे तो मार्जिन्स को कम करके सबकी MRP को, जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले स्टेंट के ऊपर भी करा था, कैपिंग करी थी और उसके MRP फिक्स कर दी थी। अगर आप ये कर दोगे तो आपको क्वालिटेटिव दवाई आसानी से अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये है, अगर डॉक्टर्स जो है जेनरिक मेडिसिन लिखेंगे और जो फार्मासिस्ट है या फिर जो फार्मेसी की शॉप पे, इवन फार्मासिस्ट भी नहीं है, कोई बंदा बैठा है, उसको आप अधिकार दे रहे हैं सब्स्टिट्यूट करने का, वो ब्रांडेड मेडिसिन लिख देगा। अगर आपने लिखा जेनरिक बट उसने ब्रांडेड दे दी, पहला सिनेरियो।
तो कॉस्ट वाला इम्प्लीकेशन तो आपका अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि वो महंगी दवाई बिकी। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आपने जेनरिक मेडिसिन दी और मरीज की तबीयत सही नहीं हुई या और ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? अल्टीमेटली वो डॉक्टर पे आएगा। इतनी सारी वायलेंस की घटनाएं पहले भी होती हैं हमारे देश में, ये और इट विल बी फ्यूल टू द फायर, ये और बढ़ेगा। तो हमारा सजेशन यही है कि कंसेप्ट अच्छा है, अगर इसको हमारे डॉक्टर्स के साथ, आईएमए के साथ और एसोसिएशन के साथ डिस्कस करके ग्राउंड रियलिटी पे सोचा होता, एग्जीक्यूशन इसका ज़्यादा अच्छा हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, क्योंकि बाई एंड लार्ज इसमें ना डॉक्टर का नुकसान है ना अप्लाई करने वालों का नुकसान, इसमें पब्लिक का है। पब्लिक को अगर इस पे अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए, यस सर, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं डॉक्टर गोपाल दाबड़े सर के पास भी चलना चाहूंगा। डॉक्टर दाबड़े, आपका इस पर ओपनिंग रिमार्क, कहा यह जा रहा है, जो तर्क रखे हैं डॉक्टर अग्रवाल ने, वो ये कि अगर आपको जेनरिक ही प्रिस्क्राइब करवानी है सबसे और इसको आपने बाकायदा रूल ऑफ लॉ बनाना है, तो फिर ब्रांडेड की आपने इजाजत ही क्यों दी हुई है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है वेलकम सर। आपसे बात करने के लिए। ये जेनेरिक मेडिसिन बारे में जो अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये 1974 में हमारे देश में हाथी कमेटी बना हुआ था। उसमें ये सारे रिकमेंडेशंस हैं कि जेनेरिक मेडिसिन फेज वाइज लाने चाहिए और उन्हीं की सारे मेडिसिन वही होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही स्वागत है कि एनएमसी ने इसको लागू किया है और हम उपभोक्ता के लिए काम कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और उपभोक्ता के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं और ये उपभोक्ता हम सब स्वागत करते हैं इसका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और एक दो चीजें मैं साफ करना चाहता हूं कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन है और ब्रांडेड मेडिसिन है, ये हमारा देश में व्याख्यान अलग है और विदेश में जैसे कि अमेरिका और यूरोप में अलग व्याख्यान है। मतलब ये है कि अमेरिका और यूरोप में रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उनको ब्रांड कंपनीज कहलाते हैं। तो वो जो रिसर्च करते हैं वो पेटेंट लगाते हैं और वो पेटेंट 20 साल तक होता है और पेटेंट के पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो जो दूसरी कंपनी बनाते हैं उसको जेनरिक कंपनी बोलते हैं। तो ये रिसर्च कंपनी यूरोप और अमेरिका में ब्रांड कंपनी बोलते हैं और जो 20 साल के बाद जो अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज वही दवा बनाते हैं उसको हम जेनरिक कंपनी कहते हैं। लेकिन हमारे देश में, भारत में शायद 99% जेनरिक कंपनीज ही है, या कोई ब्रांड कंपनी है ही नहीं, बहुत कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जेनरिक और ब्रांड का क्या मतलब होता है। ये जैसे कि एक दवा है, समझ लीजिए पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जेनरिक नेम है और ये ब्रांड नेम कई कंपनियां भिन्न भिन्न नाम पर भेजते हैं, जैसे कि क्रोसिन, मेटासिन, कैलपॉल वगैरह वगैरह। तो ये हुआ ब्रांड नेम। तो ये हमें पहले से ही समझ लेना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बहुत ही स्वागत है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है। और एक मुद्दा है ये क्वालिटी। जैसे आप जेनरिक नाम का नाम लेंगे तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये आपका क्वालिटी कैसे है, ठीक रहेगा। मैं ये सवाल ऐसे पूछता हूं कि अगर ब्रांड कंपनी है तो उसका क्या गारंटी है कि वो क्वालिटी अच्छा है? ये तय करने के लिए कि एक दवा, वो चाहे जेनरिक हो या ब्रांड हो, वो क्वालिटी है या नहीं, उसको तय करने के लिए हमको उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। देयर आर लेबोरेटरीज फॉर दैट। एब्सोल्युटली सर। इस राउंड में हमारे मेहमानों के साथ हम थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चंस का भी राउंड रखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, सीधे सीधे सवाल दो जो आए हैं, मैं उन्हीं का उत्तर आपसे चाहूंगा कि हमारे यहाँ क्वालिटी को लेकर बार बार जब भी बात आती है, क्वालिटी, क्या इतनी खराब क्वालिटी है हमारे यहाँ जेनरिक मेडिसिन की कि सरकार के आदेश के बावजूद उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते? देखिए, इसको थोड़ा दिल की जगह दिमाग से समझना पड़ेगा। आप देखते होंगे, पहले भी अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि स्पूरियस मेडिसिन, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बन रही हैं देश के अंदर। और ये जैसा कि अभी इनिशियल स्टेटमेंट में डॉक्टर गर्ग ने भी कहा
कि ओवर द पीरियड बाय द एक्सपीरियंस डॉक्टर कम टू नो कि कौन सी दवाई किस ब्रांड की या जिस कंपनी की वो इफेक्टिव है। तो ये एक्सपीरियंस कहीं आप इसको एक्सपीरियंस को आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी डॉक्टर का अच्छा होना और बुरा होना ये उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसकी एक्सपीरियंस में उसने क्या सीखा किस दवाई से। तो वो इंडिया जो है भारत इस समय पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है सर। पूरी दुनिया हमारी दवाएं ले रही है, यहां तक कि वेस्टर्न एनजीओज हमारी दवाएं लेते हैं, और वो दवाएं ले रहे हैं क्योंकि लेबोरेटरी में ये टेस्टेड उनके हैं। तो हम रिपोर्ट्स को छोड़ दें, हम डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे जाएं सर। बिल्कुल यस, आप हमारे मेडिकल प्रोफेशन में 2 2 4 नहीं होता है। इन्हीं डॉक्टर्स ने इस कंट्री को इतना सारा लॉरल दिलवाया है। हमारे 10 साल में, पिछले 10 साल में मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर ऑफ इंडिया। कोविड मैनेजमेंट में हमारे को पूरे वर्ल्ड ने सराहा बिकॉज ऑफ द डॉक्टर ऑफ इंडिया। सर वी सैल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर, वी सैल्यूट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आवर डॉक्टर्स सर, और हमारे देश को आगे ले जाने में हमारे डॉक्टर्स ही हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल ये है, उसी का जवाब दे रहा हूं। किसी जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी को हमारे देश के डॉक्टर्स कैसे आउटराइटली खारिज कर सकते हैं सर, जब हम जानते हैं कि मेडिकल अफोर्डेबिलिटी इस देश का एक महत्वपूर्ण एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं अगर उनके पास अफोर्डेबल मेडिकल केयर ना हो तो। ये हमारा ये इशू ही नहीं है। अगर क्वालिटी की इंश्योरिटी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज अगर क्वालिटी आप इंश्योर कर रहे हैं, यस इट इज क्वालिटेटिव, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग वो अगर जेनरिक दवाई देके मरीज सही नहीं हो रहा है, मरीज की तबीयत और खराब हो रही है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सर वेयर इज द स्टडी? ये बताइए आप मुझे सर। हमें अगर क्वालिटी की गारंटी, देखिए अगर हमारी जेनरिक मेडिसिन से मरीजों की तबीयत खराब हुई है, ये हमारे देश के किस डॉक्टर ने जाके सरकार को बताया है? और वो कौन सी दवाएं हैं जेनरिक, वो हमारे सामने आज तक क्यों नहीं आई? देखिए तो वही चीज है, इसकी भी कौन सा, देखिए जेनरिक मेडिसिन अगर क्वालिटेटिव है, जैसा कि एक पर्सन ने बोला कि इनके लेबोरेटरी टेस्ट है, उसी से बायो अवेलेबिलिटी का पता चलता है। अगर वो सब सर्टिफिकेट टेस्ट हैं थर्ड पार्टी से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Absolutely, और जहां तक सवाल है कॉस्ट का, कॉस्ट तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट अगर चाहती है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एमआरपी कम कर देती, जिसको वो सो कॉल्ड ब्रांडेड कहते हैं। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट? आप ये बताइए, अगर देश में केवल जेनरिक रहेंगी, जो दूसरी मेडिसिन है उनका होगा क्या? सर, वो क्यों प्रोडक्शन हो रहा है? सरकार तो कहती है कंज्यूमर के चॉइस के ऊपर है, सरकार तो कहती है कंज्यूमर के चॉइस के ऊपर है। हम उनको एक हाई मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंज्यूमर की चॉइस पे नहीं छोड़ सकते ना। कंज्यूमर है, डॉक्टर तो सिर्फ पैरासिटामोल लिख दे, अब उसको डोलो खानी है या सिंपल उसको सॉल्ट लेना है, ये कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके पास तो जितनी वैरायटी होगी, चॉइस होगी, ये उतना एम्पावर होगा। कंज्यूमर नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रीजन ये है कि अगर उसने कोई दवाई खा ली और जो इफेक्टिव नहीं है, उसका वो जिम्मेदारी किस पे है? सर उसकी जिम्मेदारी जन आरोग्य केंद्र पर है। अगर वो दवा मेडिसिन जन आरोग्य केंद्र से ली गई है, जिसमें एब्सोल्युटली इस गाइडलाइन में साफ कहा गया है सर कि आप जन आरोग्य केंद्रों में भेजिए, क्या डॉक्टर्स भेजें। नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। अगर देखिए कोई मरीज है, उसे इफेक्ट नहीं आया, तो वो ये गारंटी एनएमसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, ना कि डॉक्टर की। जिस देश के अंदर वायलेंस के इतने केसेस होते हैं, अगर ट्रीटमेंट और उसका आउटकम उसकी आपकी मर्जी से नहीं होता तो इतना सर, ये बड़ी आयरनी है सर। सर ये इस तरह की चीजें बढ़ेंगी तो वायलेंस कितना बढ़ जाएगा? डॉक्टर अग्रवाल, आपको नहीं लग रहा ये बड़ी आयरनी है कि एक डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन के लिए तो कह रहा है, उससे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो सरकार इसकी जवाबदेही ले, और किसी बड़े ब्रांड की दवा अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसकी वो गारंटी लेने को तैयार है। ये अजीब सा नहीं लग रहा सर आपको? बिल्कुल नहीं, अजीब नहीं है, बिल्कुल अजीब नहीं है। अभी भी अगर कोई डॉक्टर, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर ही फेस कर रहा है ना। नहीं, जब देखिए डॉक्टर का एक्सपीरियंस किस आधार पर है? डॉक्टर ने क्या लैब में टेस्ट कराई है वो दवा, वो ब्रांड की? क्या आप उस कंपनी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी डे टू डे मीटिंग्स ले रहे हैं? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट
there is no substitute डॉक्टर्स of का the रिलेशनशिप experience. क्या आप है इस बात सर? को समझिए। किसी ब्रांड के साथ रिलेशनशिप क्या है डॉक्टर का, जो उसको ऐसे एक्सपीरियंस कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ना 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 ना, एमआरपी आप डिसाइड, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हम तो कह रहे हैं एमआरपी को क्रैश कीजिए ना आप, ठीक, एमआरपी को क्रैश कीजिए। ये इस तरह से उन डॉक्टर्स को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए जिन डॉक्टर्स की वजह से लॉट ऑफ लॉरल यू गेट। प्लीज रिस्पेक्ट द डॉक्टर। यही वो डॉक्टर है जिन्होंने आपकी जान बचाई है कोविड में। किसी डॉक्टर को बदनाम नहीं कर रहे हैं हम, तो एनएमसी की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। Do you have any something like what you are saying? And if you have, I have the guidelines, sir. मेरे पास guidelines है। Blame entire fraternity. मेरे पास एनएमसी की गाइडलाइंस है सर। No, गाइडलाइन तो गाइडलाइन यूनिलेटरल है सर, गाइडलाइन यूनिलेटरल है, गाइडलाइन विदाउट डिस्कशन है। ये 360 डिग्री कंसेप्ट आप कह रहे हैं कि एनएमसी ने, अगर सर व्यवहारिकता, अगर आपको लग रहा है एनएमसी ने ये बिना किसी सोचे समझे ये थोप दी गाइडलाइंस? यस, एब्सोल्युटली। ओके, और इससे पहले जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो ऑफिस है, उसके सीईओज ने जब कहा था कि इस देश में 6 करोड़ पीपल एवरी ईयर चले जाते हैं पॉवर्टी में बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसिव, तो वो ऑफिस भी झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री के अंडर का एक ऑफिस है, वो भी झूठ बोल रहा है। एनएमसी भी झूठ बोल रहा है। WHO ने 2011 में, फिर 2018 में ऑब्जर्वेशन दी, वो भी सब झूठ बोल रहे हैं सर। एमआरपी को कम कीजिए ना, आप एमआरपी को कम कीजिए ना। ऑलराइट सर, डॉक्टर आप एमआरपी को कम कीजिए ना। आप क्यों नहीं एमआरपी कम करते? पॉइंट टेकन। एमआरपी को कम ना करने में आपका क्या इंटरेस्ट है, ये बताइए। ऑलराइट सर, ऑलराइट। डॉक्टर दावड़े कुछ ऐड करना चाहेंगे? जरूर ऐड करूंगा। एमआरपी को कम कीजिए। एक मिनट मुझे बात करने की इजाजत दीजिए प्लीज। थैंक यू। ये आईएमए के जो विचार है उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि एक उपभोक्ता जो होता है वो जब आउट पेशेंट बनकर दवा खरीदता है तो 70 से 80% तक की खर्च जो होती है वो दवा में होती है, और 17% के लोग जो इस देश में है वो गरीब के नीचे आ जाते हैं ये एक्सपेंस के इस वजह से। तो ये बहुत जरूरी है कि दवा जो होते हैं वो कम कीमत पर मिले और उत्तम गुण के भी होना चाहिए। और ये जेनरिक मेडिसिन का जो विचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उपभोक्ता की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ये कह रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल साफ ये कह रहे हैं कि आपने दवाएं महंगी की ही क्यों हैं, इतनी महंगी दवाएं क्यों हैं ब्रांडेड, उनका एमआरपी क्यों नहीं कम कर सकते? सरकार तो कर सकती है प्राइस पे। उसका जवाब ये है कि ये चर्चा जो है वो ये जो सर्कुलर निकला है उसके ऊपर है। अभी सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए डिबेट और चर्चा होना चाहिए। सर, बिल्कुल इन गाइडलाइंस पर ही हम हर पक्ष पर पहलू करने की चर्चा कर रहे हैं। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे पे नेशनल कंसल्टेशन की आवश्यकता है। और डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई जनरल फिजिशियन है, कोई प्राइमरी केयर फिजिशियन है। नंबर एक में ये कहना चाहूंगी कि आज स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, जिसको कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के फॉर्म में देख रहे हैं। तो काफी सारे हमारे मरीज जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में भी जाने लगे, जो कि पहले प्राइवेट पे जाते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट रीजन हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होने का ये भी है। नंबर 2 ये है कि जब हम, जैसे कि मैं कहती हूँ, हमें डॉक्टर्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उनकी प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या है। अगर मैं किसी पेशेंट को देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि यानी कि एक वृहद कंसल्टेशन की इसमें आवश्यकता है। इस आधे घंटे की चर्चा में तो हम किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अलग अलग इसके जो पहलू हैं हमने उन पर विचार करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त देने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल थैंक यू सर, डॉक्टर दावड़े थैंक यू सर, डॉक्टर गर्ग थैंक यू मैम आपका भी शो पर आने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।